गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 24 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और लगभग एक हफ्ते का गैप हो गया है, तो जो मुझसे डेली पढ़ते हैं वो लोग इतना जान ले कि डेली मैं कुछ क्वेश्चन जो पिछले के छूट गए उसको ऐड करते जाऊंगा और जो क्वेश्चन उसके बाद ही बच जाएंगे उसको महीने के अंत में या वीक के अंत में एक वीडियो बना के कलेक्ट कर लूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन का नुकसान नहीं होगा। तो बिना किसी समय को गवाए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक कोट कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे बच के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो देन शो द आर्ट ऑफ लाइफ, देन स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए उस क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ना है कि एक तो उसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट मिल जाए और एक तो उसमें छुपे हुए क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया है। क्वेश्चन से इतना पता चल रहा है कोई रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड। कौन सी रिपोर्ट है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम इन द वर्ल्ड। अच्छा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है, कौन जारी करता है? तो फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस कहां की एजेंसी, कहां की है? तो अमेरिका। अब अमेरिका की एजेंसी होती है तो अमूमन देखा गया है कि इंडिया की रैंकिंग लो ही रखते हैं लोग, कोई बात नहीं। इसके बाद ये कितने श्रेणी में रिपोर्ट जारी होती है, यानी जैसे मुक्त नहीं श्रेणी है उससे कितने श्रेणी में जारी होती है? सबसे पूर्णतः मुक्त, उसके बाद आंशिक मुक्त और मुक्त नहीं। पूर्णतः मुक्त, आंशिक मुक्त, मुक्त नहीं। जिस इसमें क्या होता है कि नंबर मिलते, जैसे आप कोई एग्जाम में नंबर मिलते हैं तो अगर आपने एक नंबर पाया तो आपको क्या माना जाएगा? मुक्त नहीं। तो जो एक नंबर वाले होंगे उनको मानेंगे मुक्त नहीं। 1 से 10 नंबर तक वालों को मान लीजिए, 5 नंबर तक वालों को मान लीजिए मुक्त नहीं। आंशिक मुक्त, उसके बाद जो मुक्त नहीं के ऊपर आएंगे और लगभग 80 तक आ जाएंगे उनको बोलेंगे आंशिक मुक्त, और जो 100 नंबर तक आ जाएंगे उनको बोलेंगे पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः स्वतंत्र है। तो देखिए जो कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन और कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। तीनों नॉर्डिक कंट्रियां हैं। फिनलैंड सब नॉर्डिक कंट्रियां हैं। तो तीनों के तीनों कंट्री को मिले हैं 100 आउट ऑफ 100। ये टॉपर बच्चे हैं। 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो ये लोग हैं पूर्णतः मुक्त श्रेणी में। अब किन लोगों का चिट्ठा खराब है? तो साउथ सुडान, तिब्बत, सीरिया, इन तीनों लोगों को मिले 1 नंबर, मतलब 0 ही दे देना चाहिए था। 1 नंबर मिले हैं तो ये लोग हैं मुक्त नहीं श्रेणी में, यानी उपर्युक्त सभी। अच्छा, अब इसमें अपने इंडिया की भी पोजीशन देख लिया जाए तो अपने इंडिया की पोजीशन है, इंडिया की जो रैंक है वो है 66वीं रैंक। और सबसे दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर की रैंक है 27। जम्मू कश्मीर 27 नंबर तक आजाद हो गया। कब आजाद हो गया भाई? वो इंडिया का हिस्सा है, वो आजाद नहीं है। एक तो इन लोगों ने सबसे बड़ी, मतलब क्या ही बोला जाए, कुछ कहना ठीक नहीं होता टीचर के लिए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को ये एज ए आजाद कंट्री उसकी रैंकिंग दे रहे हैं, उसका अलग से एग्जाम ले रहे हैं, तो ये बेहुदगी वाली बात हो गई, बदतमीजी है इन लोग की। इसको दिए 27 नंबर, बट वो बिल्कुल भी आजाद नहीं, उसे 0 नंबर देना चाहिए था क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा है। इसके बाद 66वीं नंबर मिली है इंडिया को। इंडिया भी आंशिक तौर पर आजाद है। इंडिया की कंडीशन ये लोग तो बहुत खराब ही बताते हैं, ठीक है, बट इंडिया को आंशिक तौर पे आजाद बताया गया है। साउथ सुडान, तिब्बत, सीरिया, इन 3 लोगों को मिले 1 नंबर और ये लोग, यानी तीनों के तीनों लोग जो है वो मुक्त नहीं श्रेणी में। अब तिब्बत में आपको पता ही है तख्ता पलट हुआ था। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कौन सा इंडेक्स है? इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा, इंडेक्स मीन सूचकांक। हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। तो इसको जारी करता है यूएस
चैम्बर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में भी सेम बोलेंगे। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 42nd। अब देखिए यूएस है ना, यानी अमेरिका की है, अब इंडिया की पोजीशन पता ही है, इसमें कमी होगी, 42nd अपॉन 55, यानी 55 देशों के ग्रुप में 42nd नंबर पे है इंडिया। और सबसे टॉप पे कौन होगा, कहां की है एजेंसी, यूएस की, तो टॉप पे कौन है, अमेरिका। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जो एजेंसी थी भाई, लेकिन इसमें मैक्सिमम देखा गया कि ऐसा मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो अमेरिका। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा कि चेंज नहीं होगा, चेंज भी होता है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हम तो नहीं, हमें ये गम तो नहीं, अब गम में हम डूबे हैं तो देख लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको जारी करता है गैलोप वर्ल्ड पोल, गैलप वर्ल्ड पोल जारी करता है। इसमें इंडिया की पोजीशन है 126 आउट ऑफ 137, सबसे लास्ट नंबर पे है अफगान जलेबी, हमारी पोजीशन है 126, और लगातार 6 बार से टॉपर जो आ रहा है वही जो नाटो का 31st मेंबर है, क्या नाम है उसका, फिनलैंड, लैंड ऑफ लेक्स, यानी झीलों का देश। आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बताता है कि आपका पासपोर्ट कितने ताकतवर है। अगर आपको का देश जब परमिशन देता है तो उसे बोलते हैं पासपोर्ट, जब दूसरे का देश बुलाने के लिए परमिशन देता है तो उसे बोलते हैं वीजा। तो आपका देश जो परमिशन दे रहा है, यानी आपके राष्ट्रपति जो परमिशन मोहर मार के आपको पेपर देते हैं कि लीजिए आप कहीं भी जगह घूमिए, तो वो पेपर कितना पावरफुल है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, ये जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कौन जारी करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक पिछली बार तो 87 थी, इस बार थोड़ी कम हुई है, 85th हुई है 199 कंट्री में, ठीक ही है। और इसके बाद जो इसमें टॉपर है, इसका टॉपर हर बार का जापानी है, और जापान को भी पीछे छोड़े तो फिर बात बने। इसके बाद आगे देखते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग को जारी करता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। क्या है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, तो ये जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 48th, और इसमें टॉपर कौन है, सिंगापुर। अभी कल ही परसों में वो जो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को इसरो के C-55 के द्वारा छोड़ा गया है। अब वो रॉकेट नहीं है, वो सैटेलाइट है, हमने अपने रॉकेट से छोड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स, अच्छा AI आप नाम बहुत ज्यादा इसमें सुन रहे होंगे, AI क्या होता है, तो AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दिमाग जो बुद्धि हमारे में है वो है नेचुरल इंटेलिजेंस। क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर यही बुद्धि, यही समझदारी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाए, किसी गैजेट में आ जाए, इतनी भी आ जाए, इससे कम भी आ जाए, थोड़ी भी आ जाए, अब जैसे इसी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि ये क्या मतलब, ये क्या लिख रहा है, तुरंत अपने से मिटा दे। मैं कहूं नहीं, ऐसे करके ऐसे लिखो, तुरंत मिटा दे, नहीं ये नहीं, तो ये अपना खुद का दिमाग लगाने लगा, जब ये अपना खुद का दिमाग लगाने लगा तो उससे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जो स्टार्टअप में निवेश होते हैं, उस निवेश के आधार पे जो रैंकिंग बनाई गई है, उस रैंकिंग में कौन टॉप पे है, तो उस रैंकिंग में कौन टॉप पे, अभी तक कौन टॉप पे था, ए यानी अमेरिका, अब CBI, इसमें पहले नंबर पे है अमेरिका, इसके बाद दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है ब्रिटेन, और आई, चौथे नंबर पे कौन सा है, इजराइल, पांचवें नंबर पे कौन सा देश अपना, इंडिया।
अपना प्यारा भारत। 5वें नंबर पे इंडिया, 6वें नंबर की ये रिपोर्ट कौन सा नंबर की है? 6वें 6th नंबर की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। और कौन सी रिपोर्ट है? एआई इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है। किसके बारे में है? कि आर्टिफिशियल इंडेक्स के स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स में जो निवेश किए जाते हैं उसमें कौन सा देश किस नंबर पे है? तो भारत अपना देश 5वें नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर 2 या बी सही है। आगे देखते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहां किया जा रहा है? जब भी कोई ऐसी चीज हो जो भारत में पहली बार हो या दुनिया में पहली बार हो या कहीं पे भी कुछ पहली बार काम किया जाए तो उसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो देखिए, इसमें एक है पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। रीजनल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, तो इसका फुल फॉर्म है, इसका देखिए क्या है, इसका इस ट्रेन को क्या बोलते हैं? RRTS। जिस तरह एक मेट्रो ट्रेन होती है, एक ट्राम होती है, ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है, उसी तरह ये है RRTS। अच्छा, RRTS का मतलब क्या है? कि रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम। और ये इसको कौन चला रही है? RRTS को चला कौन सी रही है? तो इसको चला रही है NCRTC। अब एनसीआर अपने, अब सिर्फ एनसीआर देखिए, एनसीआर दिल्ली एनसीआर का नाम सुना होगा, तो देखिए दिल्ली क्या है? अपनी नेशनल कैपिटल है, तो देखिए नेशनल कैपिटल, आसपास के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? रीजन, तो नेशनल कैपिटल रीजन NCR। अब देखिए TC, T से ट्रांसपोर्ट, C से कोऑपरेशन, इन सबको मिलकर बनता है NCRTC। तो अब बोलेगा कि देश की पहली RRTS ट्रेन को चला रही है NCRTC, NCRTS, NCRTS, NCPTS, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बने, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा तो इन्हीं सब टॉपिक से आएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा। अगर क्वेश्चन घुमाता है तो अगर हम अच्छे से पढ़े तो फिर सही आंसर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन ये क्या है? ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, NCRTC चलाती है RRTS, जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी? 182 किलोमीटर पर आवर तक की रखी गई है। डेडलाइन इसको चलाने के लिए देखिए कई फेज, अब देखिए बनेगी तो कई फेज बनेगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन। तो ये मेनली चलेगी दिल्ली से, दिल्ली से आएगी मेरठ, दिल्ली से जाएगी पानीपत, दिल्ली से जाएगी राजस्थान के किसी इलाके में अलवर, दिल्ली से जाएगी पंजाब के किसी इलाके में, हिमाचल प्रदेश के किसी इलाके में, जम्मू के किसी इलाके में। क्यों जाएगी? क्योंकि अब ये सारी की सारी कहां की? NCR की है, तो NCR से चलेंगी, आसपास के इलाकों में जाएंगी। अब खुद से चल के खुद ही, मतलब ऐसे लाल किला से चल के फिर लाल किला थोड़ी जाएगी, लाल किला से चल के कहीं आगे जाएगी ना। तो ये है दिल्ली से इतने एरिया बनेगी। तो साहिबाबाद से दुहाई तक लगभग 17 किलोमीटर, कहां से? साहिबाबाद से दुहाई, कौन सा एरिया है? साहिबाबाद से लेके दुहाई तक लगभग 17 किलोमीटर के एरिया में, यानी दिल्ली NCR के एरिया में इसको चालू कर दिया गया है। और इसके बाद जो इसके बचे हुए 85 किलोमीटर, यानी टोटल लेवल 85 किलोमीटर का इसको प्रोजेक्ट दिया गया है, ये 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें और भी ढेर सारी रेलवे लाइन या जो RRTS की लाइन है वो ऐड हो जाएंगी, जैसे दिल्ली मेट्रो में ऐड हुई थी। तो इसी तरह इसको और भी विस्तार किया जाएगा जैसे जैसे सफलता। और सब मैक्सिमम पार्ट या तो ओवर ब्रिज पे है, या तो फिर अंडरग्राउंड है, रोड पे बहुत चीजें कम है। तो ठीक है, कहां पे? तो यानी जाम लगने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो कहां शुरू हुई है? दिल्ली NCR में। NCR कभी भी आता है तो ऐसे डरने का नहीं, NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। एक क्वेश्चन पढ़िए और सब क्वेश्चन कंप्लीट करते चलिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चालू होने वाली है? तो ये होने वाली है कोलकाता।
दीदी जी के नगरी में, दीदी जी ममता बनर्जी। और कोलकाता, वहां के वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और वहां के गवर्नर है आनंद बोस। इसका जल बजट लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। इसके बाद आगे देखते हैं, फर्स्ट सिटी टू गो फॉर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो पहली सिटी है वो कौन सी है? कोच्चि। कहां की? केरल। आगे देखते हैं, एलपीजी सक्षम, यानी एलपीजी की पूरी सबको सप्लाई मिल जा रही है, तो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य, मतलब ये तो बहुत गजब चीज है। धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? कोई कार्यक्रम हो, कोई योजना हो, कोई पोर्टल, उससे क्वेश्चन आना तय। तो कौन सा कार्यक्रम है? ए हेल्प। क्या इसका है? देखिए, ए हेल्प, इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड एजेंट। क्या इसका फुल फॉर्म है? यहां से मैं लिखता हूं, एक्रीडेटेड एजेंट। एक्रीडेटेड एजेंट, देखिए ए से हो गया एक्रीडेटेड एजेंट। अब ये क्या है? हेल्थ, यानी फॉर हेल्थ। अब ई से देखिए एक्सपेंशन, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एक्सपेंशन। एल से लाइव स्टॉक, एक्सपेंशन ऑफ लाइव स्टॉक। और पी से क्या है? प्रोडक्शन। अब इसके फुल फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो देखिए, एक्रीडेटेड एजेंट यानी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर, किस लिए? हेल्थ एक्सपेंशन। किसके हेल्थ एक्सपेंशन के लिए? ये लाइव स्टॉक, इनके प्रोडक्शन के लिए, कि इनकी संख्या भी बढ़े, इनकी हेल्थ भी बढ़े, जानवर हमारे घर में भी हो और स्वस्थ भी रहे, इंसान हमारे घर में भी हो और स्वस्थ भी रहे। तो इनके स्वास्थ्य के लिए, यानी अब स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करेंगे? कोई बीमारी हुई तो कुछ दवा लगाएंगे, कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, पहले है कि कोई बीमारी डिजीज फैले नहीं, उनकी हाइजीन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अब कुछ बीमारी हो जाती है तो क्या करेंगे? तो उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, उनका इलाज करेंगे। ठीक है, और उनको कुछ मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, कुछ मेडिसिन की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड कराएंगे। अब ये हो गया, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? संख्या बढ़ाने के लिए तभी, एक तो ये है कि संख्या बढ़े यानी जन्म दर बढ़े और उनकी मृत्यु दर घटे, तो मृत्यु दर घटाएंगे और जन्म दर को बढ़ाएंगे, उनके पर्याप्त वातावरण स्थितियां प्रदान करेंगे जिससे वो खुशहाल जीवन जी सकें। खुशहाल जीवन इन लोगों के लिए मतलब कि एटलीस्ट खाने के लिए अच्छे से मिले, रहने के लिए थोड़ी जगह हो, हाइजीनिक रूम हो, हवा आती रहे, बस बाकी लोग आपस में बातचीत करके आराम से रह लेंगे। तो पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? तो देखिए, अभी शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी सफलतापूर्वक इसको शुरू किया जा चुका है। कहां कहां पे? मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक इसको लागू किया जा चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूरे देश में ऐसे मंत्री जो अपनी पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, पार्टी वोटी का कुछ मतलब ही नहीं इनके लिए, पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, इनके लिए एक तरह से बोले देशभक्ति जो होती है ना, कि क्या कहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देशभक्ति वो वाली नहीं दिखा सकते कि जो बंदूक चलाने वाली होती है, अगर आप बंदूक चलाने वाले तो आप देशभक्ति वो वाली नहीं दिखा सकते कि जो नेता कर सकते हैं। तो आप जिस पोजीशन पे वहीं से देशभक्ति दिखा सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वो देशभक्ति है। तो इन्होंने भी देशभक्ति ही दिखाई एक तरह से। इनको जो भी काम दिया जाता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बहुत ईमानदारी से, बहुत तत्परता के साथ करते हैं। तो कहां पे शुरू हुई है? तो ये हुई है नासरी। कहां पे? जम्मू कश्मीर में एक जिला है नासरी और रामबन के बीच में, नासरी और रामबन के बीच में है। 924 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि लगभग 2.9 किलोमीटर के ऊबड़ खाबड़ और
दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, सावधान आगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को क्रॉस करके इतना सेफ एरिया बना दिया कि अब दुर्घटना होने के चांसेस बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है। तो कहां पे ये शुरू किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। इसमें टोटल लगभग 5 ट्यूब है, जिसमें से एक ट्यूब का उद्घाटन कर दिया गया। अब ये ट्यूब बोली जाएगी, एक ट्यूब का उद्घाटन कर दिया गया। दूसरी ट्यूब को लगभग 50 से 100 मीटर और उसकी खुदाई का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगी, तो 4 और ट्यूब फिर बन जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं कि आवागमन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गर्मी आ गई है, सब लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो उसी गन्ने के जूस को ध्यान रखते हुए यूरोपियन ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है। क्या मिशन है? जूस। ये जूस मिशन किसके लिए? जुपिटर पे। अब इससे समझ आएगा कोई स्पेस का ही मिशन है, सिंपल। तो जुपिटर के लिए है, तो जुपिटर यानी JUC जुपिटर IC मून एक्सप्लोरेशन। क्या है? जुपिटर IC मून एक्सप्लोरेशन। अब इसको देख के तो नहीं लग रहा कि इसका फुल फॉर्म है, बट ठीक है, बना दिया। अब ये लोग किसी और लैंग्वेज, जैसे अब वो यूरोपियन मॉडरेशन लैंग्वेज चलती है, जैसे फ्रेंच चलती है, तो इस टाइप की लैंग्वेज कुछ है, तो इंग्लिश से तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसने इसको बनाया है? इसको बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी में, जो कि हमारी टेक्निकल टीम ने इसको ऑप्शन में भी नहीं रखा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, इन्होंने जाक्सा की भी मदद ली है, ये ध्यान रखिएगा, जाक्सा की मदद ली है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही लॉन्च किया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। देखिए, मिशन टू जुपिटर टू सेट ऑफ ऑन 8 ईयर वॉयज, लगभग 8 साल बाद, अब 2023 चला, 2031 में ये पहुंचेगा। और ये चंद्रमा में सैटेलाइट, यानी जो जुपिटर के चंद्रमा है या जुपिटर का सैटेलाइट है। अब देखिए, हमारा जो सैटेलाइट है अर्थ है कि सैटेलाइट है? मून, तो हमने उसका नाम रखा है मून। उसी तरह जुपिटर के भी सैटेलाइट है, तो उन्हें भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है जुपिटर के मून, यानी जुपिटर के सैटेलाइट। तो देखिए, तो जुपिटर पे जो सैटेलाइट है उसपे तो ढेर सारे सैटेलाइट हैं। सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था कि, और भी टेलीस्कोप की मदद से देखा था कि हाँ, उस पे सैटेलाइट है। उन्होंने पहली बार बताया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ राउंड करती है, सन खुद चारों तरफ राउंड नहीं करता, उन्होंने बताया था। तो देखिए, उसी पे एक मून है या सैटेलाइट बोल ले, तो यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, इन्हीं तीनों पे कुछ चीजें मिलने वाली, जैसे पानी की संभावना है, बर्फ की संभावना है, आयरन कोर मेंटल की संभावना है। तो इन सैटेलाइट्स पे रहने लायक जीवन की संभावना है, उसी को तलाशने के लिए ये जूस मिशन लॉन्च किया गया है। और इसमें देख लीजिए, इसमें ये गाला, RPW, JMAC, यानी ये सब इस सैटेलाइट में सिस्टम लगाए गए। RPWI क्या होता है? रेडियो प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट, यानी ये रेडियो प्लाज्मा वेव का अध्ययन करके और उनसे एनर्जी लेके आगे बढ़ेगी। तो 8 साल का ये जर्नी है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है आगे, ठीक है। और इसमें जो गैनीमेड है वो पूरे अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और साथ में इसकी खुद की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यानी खुद की चुंबकीय क्षेत्र है। आगे देखते हैं, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन है इनका नाम? रियाना बरनावी। कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड रॉकेट, यानी भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? विक्रम साराभाई को डेडिकेटेड करते हुए बनाया गया विक्रम एस, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं, नासा का 2027 में ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है 2027 में, और ये लॉन्च करने वाला है किसके लिए? ये शनि ग्रह, यानी इसको क्या बोलते हैं? सैटर्न के सबसे बड़े उपग्रह जिसका नाम है टाइटन के अध्ययन के लिए लॉन्च करने वाला, क्या नाम है इसका? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट। क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो इसे प्रारंभ किया है अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर। किसने? अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर।
कहां पे, साउथ चाइना सी के पास लॉन्च किया है। किसको, चाइना की अकड़ को थोड़ा कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो पूरे चाइना पे, पूरे मतलब पूरे ओशियन पे कहता है कि हमारा कब्जा, बट की जो वर्ल्ड के लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। तो उन्हीं को थोड़ा धमकाने के लिए, थोड़ा डराने के लिए ऐसा व्यवस्था की गई है। तो ये किसने किया है, अमेरिका और फिलीपींस ने इंडो पैसिफिक ओशियन में किया है। और साथ में देखिए टोटल 17,000 सैनिक आए हैं, मतलब सैनिक भाग लेंगे इसमें, जो कि अब तक बहुत बड़ा, अब तक इतना बड़ा कहीं देखा नहीं गया था। 17,000 पार्टिसिपेट किया है। और देखिए 17,000 में से 12,000 तो अमेरिका के ही हैं, मतलब अब तो चाइना भी परेशानी हो गया होगा। और 5,000 लगभग 5,000 फिलीपींस के हैं, यानी कि 12,000 5,000 कहाँ, कोई वही नहीं है। ठीक है, तो ये कहां पे हो रहा है, अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा किया जा रहा है। हमने इसको क्यों कवर किया है, हमने इसको इसलिए कवर किया है क्योंकि ये चाइना को एक तरह से धमकी देने जैसा कार्यक्रम है। और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो कि एक दूसरे देश के लिए, अब जैसे कि ओरियन 23 हुआ था, तो वो किसके लिए हुआ था, वो रूस को डराने के लिए हुआ था, उसी तरीके चाइना को डराने के लिए हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए ये फिलीपींस के हैं, ये अमेरिका के हैं, नमस्ते कर रहे हैं, इंडिया का कल्चर अच्छा लगता है। मालाबार कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करती है, क्वाड मतलब क्वाड 2007 में बना हुआ एक ग्रुप है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों की चारों कंट्रियां मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं। इंडियन ओशियन रीजन में हुआ था, इससे पहले जापान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसका नेक्स्ट धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये दोनों के दोनों भारत और जापान के बीच में होता है। इसके बाद है गरुड़ वरुड़ शक्ति, जो कि आर्मी के द्वारा होती है भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ जो कि एयरफोर्स के द्वारा होती है भारत और फ्रांस के बीच में। वरुड़ मतलब जल के देवता, जो कि नेवी के द्वारा होती है भारत और फ्रांस के बीच में। आगे देख लीजिए ओरियन 23, ये हुआ है फ्रांस में, जिसमें नाटो, फ्रांस ने ऑर्गेनाइज कराया है, नाटो ने पार्टिसिपेट किया है। नाटो के 30 मेंबर ने, यानी 31 मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया की तरफ से राफेल भी जाके मतलब गया था। और ये दिखाया गया है रूस के लिए कि अगर एक तरह से रूस को सिंबॉलिक बना के बताया गया है कि अगर किसी देश ने हमारे देश के ग्रुप पे अटैक किया तो कैसे हम सब मिलकर धज्जी उड़ाएंगे, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, ये थोड़ी अलग बात है। ठीक है, अब रिवीजन करा देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो मुक्त नहीं श्रेणी में साउथ सूडान, तिब्बत, सीरिया, भारत आंशिक मुक्त श्रेणी में 66वें नंबर पे है, और जम्मू कश्मीर को 27वां स्थान दिया गया है। सबसे टॉप पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 100 आउट ऑफ 100 नंबर के लिए 50वें नंबर की ये रिपोर्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है। पहला कौन सा है, अमेरिका का है, दूसरा ब्राजील का है, अमेरिका, दूसरा चाइना का है, तीसरा ब्रिटेन का है, चौथा उसका इजराइल का है, और 5वां अपने इंडिया का है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन रीजनल, क्या नाम है उसका, RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, क्या है, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन। और कौन इसको चलवा रही है, NCRTC, यानी दिल्ली NCR में इसको चलाया जा रहा है। भारत में NCR कहां पे होगा, सिर्फ दिल्ली में होगा, क्योंकि भारत की तो कैपिटल एक ही है। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु तो हेल्प कार्यक्रम लाया है किसने, उत्तराखंड ने, इससे पहले मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी ला चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सा कुनफर पीरा सुरंग का कहां उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया, 924 मीटर का। जूस मिशन किसने लॉन्च किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जो कि 8 साल बाद पहुंचेगा जुपिटर के पास। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन संयुक्त अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बाद आज का स्टैटिक जीके, आज के स्टैटिक जीके में देख लीजिए, भारत का एक संविधान, अब भारत जब देश आजाद हुआ तो भारत को आजाद होने के लिए अब जो भी नियम कानून होंगे, कोई इतना बड़ा देश है, कोई कुछ और नियम कानून ले लेगा, कोई कुछ और ले लेगा, तो इसके लिए उन लोगों ने एक किताब बनाई, उस किताब को बोला गया संविधान। अब उस संविधान की किताब में कुछ यूनिट बनाए गए, उस यूनिट को बोला गया भाग। अब यूनिट में कुछ चैप्टर बनाए गए,
उस चैप्टर को बोला गया आर्टिकल। तो भाग एक देख लीजिए क्या क्या है। तो भाग एक क्या है, भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स होंगे वो सब भाग एक यानी यूनिट फर्स्ट होंगे, जिन्हें बोलेंगे भाग एक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। भाग दो क्या है, नागरिकता। अब हमें पता चल गया कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी है, तब हमें क्या चाहिए, अब हमें देश तो मिल गया, तो हमें वहां की सिटीजनशिप दो। तो नागरिकता किससे, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। हम चाहे तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए जितनी ज्यादा ट्रिक याद करेंगे, एक तो आपको इतना बड़ा सिलेबस याद करना है, इतना बड़ा ट्रिक भी याद कर लीजिए, इतना हो जाएगा। बैलेंस बना के चलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक भी याद कर लिया करेंगे। आगे देखते हैं भाग 3 कहता है, अभी मैंने पढ़ा चुका हूं उसको, क्या है, मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। अब देखिए 5 से 11 तक वहां हो गया था, तो सिंपली यहाँ 12 से होगा, अब 12 से होगा ये 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार, हमको अधिकार दिए जाते हैं कि हम क्या क्या कहाँ स्वतंत्र है, कहाँ तक स्वतंत्र है, हमें क्या क्या सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलेंगी, ये है मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार के द्वारा के अलावा हमको मिलती है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि सबके लिए एसी का कमरा होना चाहिए, सबके लिए मेट्रो होनी चाहिए, जब सुबह सो के उठे तुरंत क्या कहते हैं कि एक गिलास दूध मिल जाए और चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए। तो ये सब एक तरह से DPSP ये होती है कि स्टेट ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा, तब जब उसके पास पर्याप्त रिसोर्स होंगे। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है और ये सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, भाग नंबर 4 में। आगे देखते हैं भाग नंबर 5। अब ये सारी चीजें हो गई, तो भाग नंबर 5 में आता है, भाग नंबर 4 से पहले एक और है, तो भाग नंबर 4 के अलावा है भाग नंबर 4 का। अब सरकार ने दे दिया मौलिक अधिकार, DPSP दे दिया, अब कहते हैं कि आप लोग के भी तो कुछ वो होंगे ना कर्तव्य, कि हमें क्या करना है। तो कर्तव्य है हमारे मौलिक कर्तव्य, ये आता है आर्टिकल 51 के A में, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, भाग संख्या 5 बताता है संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन को, यानी यूनियन को बताता है। और किस आर्टिकल से, यही पूरे संविधान की जो पूरी बुक है, सबसे बड़ी यूनिट यही है, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151 तक। इसके बाद अब यूनियन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं स्टेट की। अब यूनियन की बात होगी तो स्टेट की करेंगे, स्टेट के बाद फिर यूनियन टेरिटरी की कर लेंगे। तो स्टेट की जो आर्टिकल है वो 151 यहाँ खत्म है, तो 152 से यहाँ शुरू है, 152 से 237 तक। अब यहाँ की बात हो गई, इसके बाद तो आगे बताएंगे, ठीक है। कल के करंट अफेयर में बाकी के भाग देख लेंगे, टोटल 22 भाग है, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक दिन पूरा उसको सफाया कर देंगे। थोड़ा थोड़ा याद करके करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, जूस का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने इस वीडियो में बताया, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिए। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।